हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे बीएनएसएस के दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन के बारे में और जानेंगे कि ये किस अध्याय में है और कैसे कैसे एमसीक्यू इस चैप्टर से और जो भी आने वाले चैप्टर हैं उससे बनते हैं इस लेक्चर सीरीज में। तो जुड़ जाइए आज के क्लास से। और एक नोटिफिकेशन या आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कि बीएनएस के पूरे एमसीक्यू के लेक्चर सीरीज बना करके अपलोड कर दिए गए हैं। बकायदा उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है आपके लिए। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, और देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जुड़ जाइए आज के क्लास से। मैं इसमें वीडियो का आपका लिंक पिन कर देंगे, ठीक है, ताकि आप आराम से देख सकते हैं उसको। चलिए फिर तो अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे अपना फेस वाला रिकॉर्डर हटाना पड़ेगा ताकि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को डील कर पाए बिना किसी असुविधा के, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो है बहुत सारे बैचेस चलाए जाते हैं, जैसे कि आपके एलएलबी के सेमेस्टर के लिए, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच चलाए जा रहे हैं जो मात्र 1000 रुपए में है। और अगर उसका केवल और केवल आपको पीडीएफ लेना है सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का, तो मात्र 500 रुपए में फीस। और अगर आपको मेरे साथ 1 to 1 पढ़ना है एलएलबी के सेमेस्टर के लिए तो उसकी कीमत 5000 रुपए है, ठीक है, 5000 रुपए रखी गई है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन, ठीक है। वैसे ही यूपी एपीओ जुडिशरी की मंथली बैचेस चलाए जाते हैं मात्र 700 रुपए में। और अगर आपको यूपी एपीओ के लिए केवल प्री को टारगेट करते हुए पढ़ना है तो उसकी कीमत मात्र 5000 रुपए रखी गई है, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से सारे पांचों जो आपके पेपर हैं उसको कवर करेंगे, प्लस जीके जीएस को भी कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपी एसआई, आरओ के लिए पढ़ना चाहते हैं लॉ के पेपर या जीएस, तो उसकी भी फीस मंथली मात्र 500 रुपए रखी गई है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया गया है, ठीक है, तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आप लोगों को। तो देखा जाए सबसे पहले तो क्या कह रहा है ये चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम क्या है? तो दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, है ना। और ये चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, ठीक है, जो कि बात करता है आपका धारा 6 से 20 तक के बारे में। क्लियर है? तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। क्या लिखा है कि बीएनएसएस की धारा 6 प्रावधान करती है, किस बारे में प्रावधान करती है बताइए? तो दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में प्रावधान करती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्च न्यायालय और किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित न्यायालयों के अलावा बीएनएसएस के तहत कितने प्रकार के न्यायालय के बारे में बताया गया है ना। तो 4 तरह के न्यायालय के बारे में बताया गया है, और वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले क्या है आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, है ना, यानी कि जेएम फर्स्ट के बारे में। फिर है आपका जेएम सेकंड। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद है आपका सेशन न्यायालय, ठीक है, सेशन जज का न्यायालय। और आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में, ठीक है। तो 4 तरह के न्यायालय के बारे में इस संहिता में बताया गया है। और
किस में बताया गया है? तो धारा 6 में बताया गया है। ठीक है, ये बात जो है ये सेक्शन 6 में बताई गई है कि कितने तरह के कोर्ट हैं। हाई कोर्ट और अन्य जो भी आपके कानून हैं उसमें कोई न्यायालय के अलावा 4 तरह के कोर्ट हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। लिखा है बीएनएसएस की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि उच्च न्यायालय दांडिक न्यायालय हो सकता है ना? कौन बताता है आपका? तो धारा 6 बताता है। ठीक है, धारा 6। नेक्स्ट क्या लिखा है? न्यायालयों के निम्नलिखित वर्गों पर विचार कीजिए, है ना, कि कौन कौन से न्यायालय होते हैं। ठीक है, और किसमें? आपके जो दांडिक न्यायालय है उसके बारे में। तो बताइए कौन कौन से न्यायालय होते हैं। तो आपके हाई कोर्ट तो है ही, है ना, और क्या है? सेशन कोर्ट भी होता है, और आपके प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, द्वितीय वर्ग भी होते हैं, और कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी होते हैं, है ना। लेकिन यहां पे जो है ऑप्शन में गड़बड़ी है ना। पहला, दूसरा, तीसरा भी होना चाहिए और चौथा, है ना, तब जाके क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या लिखा है? बीएनएसएस के तहत निम्नलिखित में से किस न्यायालय को दांडिक न्यायालय के रूप में दर्शित किया गया है ना। तो किसको? सभी को, है ना। अभी हम लोग देखे हैं ना, सबको, चाहे वो हाई कोर्ट हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या सत्र न्यायालय हो। नेक्स्ट क्या लिखा है? बीएनएसएस के तहत परिभाषित निम्नलिखित में से कौन सा दांडिक न्यायालय के वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, कौन सा नहीं आता है? तो देखिए, हाई कोर्ट तो है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी है ना, फिर आपका सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी है ना। तो पहला क्या है? पहला तो सही है। दूसरा, ये तीनों भी हैं, ये भी हैं। कौन नहीं है? राजस्व न्यायालय के बारे में कहां बात किया गया है ना। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब यही नहीं है। ठीक है, यही नहीं। क्लियर? चलिए, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय सीआरपीसी में थी जिसे हटा दिया गया, है ना। तो किसको हटा दिया गया? पहले सीआरपीसी चलती थी, है ना, आपको पता होगा 2023 के पहले, जो कि अब क्या किया गया है, 1 जुलाई 2024 से बीएनएसएस लागू किया गया है। तो किसको हटाया गया है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या लिखा है? प्रादेशिक खंड किस धारा में है? धारा 7 में। ठीक है, धारा 7। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रादेशिक खंड और जिलों की सीमाएं कौन परिवर्तित कर सकता है ना। किसको पावर है कि वो क्या करे? जिलों की सीमाओं में परिवर्तन कर दे। तो कौन है? राज्य सरकार। कैसे करेगा? हाई कोर्ट के परामर्श। ठीक है, नेक्स्ट सेशन कोर्ट के बारे में, है ना। तो सेशन कोर्ट के बारे में कौन सी धारा बताती है? धारा 8 बताती है। ठीक है, सेक्शन 8। नेक्स्ट क्या लिखा है? किसी जिले में सत्र न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? तो किसे है? राज्य सरकार को है ना। स्थापित करने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन नियुक्ति का अधिकार किसको है? हाई कोर्ट को है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी। क्या लिखा है? कौन सा सत्य है? राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से एक सत्र न्यायालय स्थापित करेगी। राज्य सरकार एक सत्र न्यायालय स्थापित करेगी। फिर लिखा है उच्च न्यायालय एक सत्र न्यायालय स्थापित करेगा और सर्वोच्च न्यायालय एक सत्र न्यायालय स्थापित करेगा। बताइए क्या लग रहा है आपको? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि राज्य सरकार एक सत्र न्यायालय स्थापित करेगा। यहां उसको पूछने उछने की जरूरत नहीं है ना, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, बीएनएसएस की धारा 8 क्लॉज 2 प्रावधानित करता है, क्या प्रावधानित करता है बताइए? तो क्या प्रावधानित करता है कि प्रत्येक सेशन न्यायालय में की अध्यक्षता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एक न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। ठीक है, कौन रहेगा? हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायाधीश। नेक्स्ट, सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा? हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? सत्र न्यायालय आमतौर पर बीएनएसएस की धारा 8 के अनुसार अपनी बैठक आयोजित करेगा, है ना? कहां आयोजित करेगा? पहला लिखा हुआ है ऐसे स्थान या स्थानों पर जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे या किसी विशेष मामले में सत्र न्यायालय की राय की पक्षकारों और साक्षियों के सामान्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए करेगा। सेशन खंड से किसी अन्य स्थान पर अपनी बैठकें आयोजित करे। नेक्स्ट, ऐसे स्थान या स्थानों पर जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे या किसी विशेष मामले में सेशन कोर्ट की राय है कि उसकी किसकी पक्षकारों की सुविधा के लिए जरूरी है ना, उनको ध्यान में रखते हुए सत्र खंड में किसी अन्य स्थान पर बैठकें विशेष रूप से क्या कर सकता है? बैठकें आयोजित कर सकता है। यह अभियोजन और अभियुक्त की सम्मति से मामले का निस्तारण के उस स्थान पे बैठ सकता है। तो देखा जाए तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ठीक है, क्योंकि किसी विशेष मामले में वो ऐसा कर सकता है ना, किसी भी मामले में नहीं कर देगा। ठीक है, क्या करेगा कि भाई साक्षियों की सुविधा के लिए, है ना, पक्षकारों की सुविधा के लिए और उनसे पूछ करके, है ना, अगर पक्षकार जो है अपनी सम्मति दे देते हैं तो वो क्या कर सकता है? मामले की सुनवाई के निस्तारण के लिए बैठक कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? अपर सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाएगी बताइए? संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, अभी हम लोग देखे हैं ना ये चीज, है ना, जो भी नियुक्ति से संबंधित आया तो समझ जाइए हाईकोर्ट ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? अपर सत्र न्यायाधीश के बीच कार्य का वितरण कौन करेगा, है ना? कार्य कौन बांटेगा? तो कार्य का वितरण जो है वो सत्र न्यायाधीश करता है ना, सेशन कोर्ट ही करता है कार्य का वितरण। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की सहायता के लिए ये नियुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अत्यावश्यक आवेदन के निस्तारण की शक्ति किसके पास है? ठीक है, तो किसके पास है? आपके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, है ना। जब मान लीजिए कि सेशन कोर्ट भी नहीं है ना, मतलब सेशन न्यायाधीश भी नहीं है अपना काम करने के लिए और अपर सेशन न्यायाधीश भी नहीं है, तो कौन करेगा उनकी जिम्मेदारी पूरा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजेएम करता है। ठीक है, चलिए कौन सी धारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति से संबंधित है बताइए? कौन है? तो धारा 9 है। ठीक है, धारा 9 है न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति से संबंधित। नेक्स्ट क्या लिखा है? जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को कौन स्थापित करेगा, है ना? स्थापित करेगा। जब भी स्थापित करने की बात आए तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या लिखा है? न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? तो जब भी नियुक्ति आएगा कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में कहां बात किया गया है? धारा 10 में बात किया गया है। नेक्स्ट किसी जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा बताइए? उच्च न्यायालय।
क्या लिखा है, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास निर्देशित ऐसी शक्तियां होंगी, कैसी शक्तियां होंगी बताइए, जो उच्च न्यायालय उसे कहे। ठीक है, उच्च न्यायालय, क्योंकि नियुक्त भी वही कर रहा है। आगे, उपखंड मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा, है ना, उपखंड मजिस्ट्रेट, तो वो भी कौन करेगा, हम बताए ना, जब भी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति आएगी आंख बंद करके, नहीं बंद मत करिएगा, खोल के ही लगाइएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट ही लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्या लिखा है, बीएनएसएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताती है, कौन बताती है, धारा 11 बताती है। ठीक है, धारा 11। क्या लिखा है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है ना, कौन कर सकता है, तो उच्च न्यायालय, यदि केंद्र या राज्य सरकार उससे क्या करे, अनुरोध करे। ठीक है, तो कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। नेक्स्ट, क्या लिखा है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एक समय में कितने अवधि के लिए नियुक्त होता है, तो एक समय में 1 वर्ष के लिए ही होगा, है ना, उसी मामले को बस निपटाने के लिए किया जाता है। बीएनएसएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता के बारे में बात करती है, कौन बात करती है, धारा 12। बेयर एक्ट ले करके बैठिए, लगाते रहिए, देखते रहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बेयर एक्ट से बन रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्या लिखा है, न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता किसके नियंत्रण में है, बताइए, किसके नियंत्रण में है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के। ठीक है, मजिस्ट्रेटों की जितनी भी अधिकारिता है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के ही नियंत्रण में रहती है। नेक्स्ट, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अधीनस्थ होने के बारे में प्रावधान किस धारा में है, धारा 13 में। ठीक है, लाइन बाय लाइन सेक्शन याद कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 2 हुआ, ये सब बड़े काम का सेक्शन है। ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है। क्या लिखा है क्वेश्चन, उस क्षेत्र की स्थानीय अधिकारिता को कौन परिभाषित करता है जिसके भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, सत्र न्यायालय राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायालय के नियंत्रण के अधीन, या सत्र न्यायालय हाईकोर्ट के नियंत्रण के अधीन। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके नियंत्रण के अधीन, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्या लिखा है, अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के बीच कार्यों का वितरण के संबंध में बीएनएसएस के अनुरूप समय समय पर नियम कौन बना सकता है या विशेष आदेश कौन दे सकता है, तो कौन देगा, आपके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देंगे, है ना। नेक्स्ट, क्या लिखा है, प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होते हैं, तो बताया ना अभी, किसके अधीनस्थ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ। फिर क्या लिखा है, किसी जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की संख्या निर्धारित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, अब हम लोग किस पे आते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट में। क्या लिखा है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से संबंधित कौन सी धारा जो है बात करती है, तो कौन सी धारा बात करती है, धारा 14। ठीक है, सेक्शन 14। नेक्स्ट है, किसी जिले के कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा, तो आपके कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के संबंध में कौन बात करता है, तो कौन बात करता है, आपका धारा 15। ठीक है, धारा 15। नेक्स्ट है,
क्या लिखा है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया जाता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक या उसके समक्ष के पद से नीचे का न हो। ठीक है, यानी कि एसपी रैंक का होना चाहिए या उसके ऊपर का। कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होने के बारे में बात करती है, तो कौन करती है, आपकी धारा 17। ठीक है, 17। क्या लिखा है, सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, बताइए, तो जिला मजिस्ट्रेट, क्योंकि सबसे ऊपर तो यही है ना, है ना। नेक्स्ट, लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक के बारे में क्या लिखा है, बीएनएसएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में बात करती है, कौन करती है, धारा 18। नेक्स्ट, क्या लिखा है, उच्च न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो किसके द्वारा की जाएगी, बताइए, आपके हाईकोर्ट के परामर्श के पश्चात राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, क्या लिखा है, लोक अभियोजक प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, राज्य का। ठीक है, यानी कि सरकार का करता है, रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, क्या लिखा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाएगी, केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है, तो कौन है, आपके राज्य सरकार है ना। नेक्स्ट, किसी भी व्यक्ति को किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका नाम तैयार की गई सूची में न हो, किसकी तैयार की गई सूची में, तो आपके जिला मजिस्ट्रेट की, है ना। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा यदि वह कम से कम कितने वर्ष जो है प्रैक्टिस किया हो, कितने वर्ष करा हो, आपका 7 ईयर तक। ठीक है, 7 वर्ष तक। नेक्स्ट, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है ना, तो कौन करता है, आपके केंद्र सरकार या राज्य सरकार, है ना। केंद्र के मामले में केंद्र सरकार और राज्य के मामले में राज्य सरकार। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होने के लिए उसका एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो 10 साल एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, बीएनएसएस की धारा 19 में किसके बारे में बात किया गया, तो किसमें, सहायक लोक अभियोजक के बारे में, है ना, एपीओ, इसी को हम क्या कहते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, है ना, एपीओ। नेक्स्ट, क्या लिखा है, जहां किसी विशेष मामले के प्रयोजन के लिए कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का प्रभारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। कौन नियुक्त करेगा, तो जिला मजिस्ट्रेट करेगा। क्या लिखा है, जहां किसी विशेष मामले के प्रयोजन के लिए कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है तो होगा क्या, पहला लिखा है कि जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देने के पश्चात किसी व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। दूसरा लिखा है 15 दिन की सूचना देने के, नहीं भाई यही गलत हो जाएगा आपका, दूसरा गलत है। फिर कह रहा है तीसरा और चौथा, मेरे हिसाब से जो है आपका पहला सही है। ठीक है, क्योंकि वहां साफ साफ लिखा हुआ है आपके बेयर एक्ट में कि 14 दिन की सूचना देने के पश्चात क्या करेगा, नियुक्त कर देगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए।
क्या लिखा है क्वेश्चन, पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते वह इंस्पेक्टर के पद के नीचे का नहीं होना चाहिए और अन्वेषण में हिस्सा नहीं लिया होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या लिखा है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के लिए एक पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है, तो आपके जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट। और क्यों करते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, है ना, इसीलिए करते हैं। चलिए माफ कीजिएगा, अभियोजन निदेशालय, ठीक है, हम लोग अब देखेंगे इसके बारे में। क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है वो अभियोजन निदेशालय के बारे में बात करती है, तो 18 कौन क्या बताया, लोक अभियोजक, 19 क्या बताया, सहायक लोक अभियोजक, तो 20 जो है वो बताएगा अभियोजन निदेशालय के बारे में। नेक्स्ट, अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जा सकती है, कहाँ किया जाएगा बताइए, तो राज्य और जिले के द्वारा, ठीक है, राज्य और जिले में। क्या लिखा है क्वेश्चन, अभियोजन निदेशक निम्नलिखित के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा, किसके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा, तो राज्य में गृह विभाग के प्रमुख को, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक व्यक्ति अभियोजन उप निदेशक के रूप में नियुक्त होने का तभी पात्र होगा जब वह जो है कम से कम कितने वर्ष तक वकील के रूप में अभ्यास किया हो, है ना, मतलब प्रैक्टिस किया हो, तो कम से कम कितना, 15 साल तक, ठीक है, 15 ईयर, ठीक है। लोक अभियोजक का कितना था, 7 ईयर, विशेष लोक अभियोजक का 10 साल और इनका 15 साल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अभियोजन के निदेशक या उप निदेशक के रूप में नियुक्ति का तभी पात्र होगा जब वह क्या था, एक सत्र न्यायाधीश, है ना, सत्र न्यायाधीश। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, राज्य में अभियोजन निदेशालय किससे मिलकर बनेगा, तो अभियोजन निदेशक, अभियोजन उप निदेशक और अभियोजन सहायक निदेशक, है ना, तीनों चाहिए, ऑप्शन सी। क्या लिखा है, जिले में अभियोजन निदेशालय से मिलकर बनेगा, किससे मिलकर बनेगा, तो अभियोजन निदेशक और उतने उप अभियोजन निदेशक और सहायक अभियोजन जितने राज्य उचित समझे, है ना, अभी हम लोग ये देखे है ना, तो क्या चाहिए, तीनों ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति अभियोजन सहायक निदेशक होने के लिए तभी पात्र होगा जब वो कितने साल तक प्रैक्टिस करा हो, कम से कम, तो आपके कितना, 7 ईयर, ठीक है, 7 ईयर। नेक्स्ट क्या लिखा है, कोई व्यक्ति अभियोजन के सहायक निदेशक के रूप में नियुक्ति का तभी पात्र होगा जब वो क्या हो, कम से कम जेएम फर्स्ट, ठीक है, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग। आगे, अभियोजन निदेशक की शक्तियां क्या होंगी, है ना, क्या उनको जो है पावर है, तो उन मामलों की निगरानी करना जिनके अपराध के लिए 10 वर्ष या उससे अधिक दंड या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड हो सकती है, कार्यवाही में तीव्रता लाने के लिए, अपील दायर करने के लिए, सब, ठीक है, तो सारे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, उप निदेशक अभियोजन की शक्तियां क्या होंगी, है ना, क्या पावर है उसको, तो पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा और समीक्षा करना और उन मामलों की निगरानी करना जिनके अपराध 7 ईयर या उससे अधिक
लेकिन 10 वर्ष से कम का है। ठीक है, नेक्स्ट। क्या लिखा है? सहायक निदेशक अभियोजन की पावर के बारे में बात कर रहा है। तो अब 7 ईयर से तो कम ही होना चाहिए, है ना, इनका पावर, क्योंकि बाकियों का तो हम लोग देख लिए। उनका 10 साल था, उनका 7 ईयर था, और इनका कितना है? तो 7 ईयर से कम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इससे एक एक से क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग किस पे आते हैं? अपने चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 3। क्या लिखा है? न्यायालयों की शक्तियां, है ना, पावर ऑफ कोर्ट्स। कहां से कहां तक है धारा? तो 21 से 29 तक है। ठीक है, 21 से 29 तक। क्लियर है? चलिए अपने पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या लिखा है कि बीएनएसएस की धारा 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मामले का विचारण कर सकता है ना? कौन कर सकता है? तो हाई कोर्ट तो कर ही सकता है ना, सेशन कोर्ट भी कर सकता है। फिर क्या लिखा है? किसी अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे अपराध को प्रथम सूची में वर्णित है, तो सभी, है ना, सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट। क्या लिखा है? बीएनएस, माफ कीजिएगा, बीएनएसएस की धारा 21 के अनुसार निम्नलिखित में से मृत्यु दंडादेश को कौन सा न्यायालय किसी अन्य विधि के तहत अपराधों का विचारण कर सकता है ना? कौन कर सकता है बताइए? तो पहला लिखा हुआ है न्यायालय जिसका विधि द्वारा उल्लेख किया गया है, हाई कोर्ट। कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा अपराध प्रथम अनुसूची में बताया गया है, उपयुक्त सभी, तो सभी करेंगे, है ना। नेक्स्ट। क्या लिखा है? बीएनएसएस का निम्नलिखित में से कौन सी धारा उन दंडादेशों से संबंधित है जिन्हें उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश कर सकते हैं? कौन सा है? धारा 22। ठीक है, 22। नेक्स्ट। क्या लिखा है? उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश दे सकता है? तो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है ना, एनी फाइन और एनी सेंटेंस दे सकता है। नेक्स्ट है आजीवन कारावास का आदेश पारित किया जा सकता है। कौन करेगा? तो आपके सेशन कोर्ट करेगा। नेक्स्ट। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया जा सकता है। तो क्या दिया जा सकता है? सेम वही, आपके विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश, लेकिन मृत्यु दंडादेश देना है तो उच्च न्यायालय की परामर्श से ही देना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं दे देंगे। चलिए, परामर्श यानी कि परामर्श नहीं कह सकते, पुष्टि यानी कि कंफर्मेशन चाहिए, किससे? हाई कोर्ट से। नेक्स्ट, बीएनएसएस का निम्नलिखित में से कौन सा धारा उन दंडादेशों से संबंधित है जो मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं? कौन सा है? तो धारा 22 था आपके हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का, तो धारा 23 है मजिस्ट्रेटों का। नेक्स्ट। क्या लिखा है? एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है। कितना दे सकता है? तो 7 वर्ष से अनधिक का, है ना, यानी कि 7 ईयर तक का होना चाहिए, उससे कम का। नेक्स्ट। क्या लिखा है? एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से दंडादेश दे सकता है। कितना? 7 ईयर से अनधिक और कोई भी जुर्माना, है ना, कितना भी जुर्माना भी लगा सकता है। नेक्स्ट। क्या लिखा है? अपर मुख्य न्यायाधीश कितना सजा देगा? वही सेम जो वो देते हैं, 7 ईयर। क्या लिखा है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अधिकतम कितना कारावास दे सकता है? तो जेएम फर्स्ट जो है वो कितना दे सकता है? 3 ईयर दे सकता है। ठीक है, 3 ईयर का कारावास। नेक्स्ट है
क्या लिखा है? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी अवधि का कारावास और दंडादेश दे सकता है ना? तो बताइए कितना दे सकता है? आपके 3 साल तक का कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना, है ना? और साथ में आपके सामुदायिक सेवा, है ना, यानी कि कम्युनिटी सर्विस। नेक्स्ट क्या लिखा है? न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश दे सकता है? तो सब दे सकता है ना, जुर्माना भी, कारावास भी और सामुदायिक सेवा भी। नेक्स्ट क्या लिखा है? सामुदायिक सेवा को परिभाषित किया गया है कहाँ? तो धारा 23 के स्पष्टीकरण में बताया गया है। नेक्स्ट क्या लिखा है? सामुदायिक सेवा का क्या अर्थ होता है? तो वह कार्य जो न्यायालय किसी दोषित व्यक्ति को दंड के रूप में आदेश दे सकती है, जिससे समुदाय के लाभ के लिए हो और जिसके लिए उसको कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। तो यही सही है, ठीक है, यही सही है। नेक्स्ट क्या लिखा है? द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है कितना? तो 1 वर्ष से अनधिक का कारावास और 10 रुपए, 10 सॉरी माफ कीजिएगा, 10,000 रुपए का जुर्माना, है ना। डी भी देख लिया जाए क्या लिखा है। नहीं भाई, पहला ही सही है, ठीक है, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए क्या लिखा है? द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना जुर्माना लगा सकता है? तो अभी हम लोग देखे हैं ना, कितना? 10,000। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट अधिकतम जुर्माना लगा सकता है, कितना लगाएगा बताइए? कितना लगा सकता है प्रथम वर्ग? 50,000, है ना, अभी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट BANSS निम्नलिखित में से कौन सी धारा जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश के बारे में बात करता है? तो धारा 24 बात करता है। नेक्स्ट है, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास दी जा सकती है, कितना दिया जा सकता है? तो दिए गए मूल दंड के अतिरिक्त, है ना, उसके अलावा रहेगा। नेक्स्ट एक मजिस्ट्रेट ने चोरी के एक अभियुक्त को 1 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपए जुर्माना दिया। अब वो जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया तो वो कितना अतिरिक्त कारावास दे सकता है? तो आपके 9 महीने का दे सकता है, ठीक है, 9 मंथ का। नेक्स्ट BNSS की निम्नलिखित में से कौन सी धारा एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्धि के बारे में बात करता है? कौन? धारा 25। नेक्स्ट क्या लिखा है? BNSS के तहत जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर कारावास का दंडादेश कितना? तो अभी हम लोग देखे हैं ना कि भाई दिए गए मूल दंड के क्या है, अतिरिक्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? किसी व्यक्ति को एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति को उससे अधिक का कारावास नहीं दिया है, कितना? तो 20 साल से अधिक का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक अपराधों के लिए विचारण में दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय उसे ऐसे अपराधों के लिए निर्धारित कई दंडों की सजा दे सकती है, जिसे देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है, और न्यायालय ऐसे दंडादेश को एक साथ या लगातार चलाने का आदेश विचार में करेगी, ठीक है। अब कैसे करेगी बताइए? तो अपराध की सघनता को देखते हुए करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है।
तो सबसे पहले देखा जाए तो हाई कोर्ट का क्या है, कानून के द्वारा कोई भी सजा दे सकता है ना। तो हाई कोर्ट का क्या हो जाएगा, 3, है ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हाई कोर्ट का। उसके बाद देखा जाए तो आपके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है, तो 7 साल का कारावास और जुर्माना, है ना। तो बी का क्या हो जाएगा, पहला, यानी तीसरा और पहला, देखा जाए कहीं दिख रहा है तीसरा और पहला, बस ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, बीएनएसएस के तहत निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय हत्या के मामले का विचारण कर सकता है। कौन कर सकता है, तो आपके सत्र न्यायाधीश कर सकते हैं, है ना, हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय आजीवन कारावास से दंडनीय मामले का विचारण कर सकता है। कौन करेगा, सेशन कोर्ट। बीएनएसएस के तहत कौन सी धारा शक्तियां प्रदान करने के ढंग के बारे में बताती है, तो कौन बताता है, आपकी धारा 26 बताती है। नेक्स्ट क्या लिखा है, कौन सी धारा शक्तियों की वापसी से संबंधित है, तो कौन है शक्तियों की वापसी से संबंधित, धारा 28। अब हम लोग किस पे आएंगे, आपके चैप्टर नंबर किस पे आएंगे, 4 पे। ठीक है, क्या बताता है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां एवं मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। चैप्टर नंबर 4 है हमारा, कहां से कहां तक है, तो धारा 30 से लेकर के 34 इसके बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, कि बीएनएसएस का निम्नलिखित में से कौन सी धारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियों का प्रावधान करता है, तो कौन करता है, आपका धारा 30 करता है। ठीक है, धारा 30। नेक्स्ट क्या लिखा है, बीएनएसएस की धारा 31 के तहत प्रत्येक व्यक्ति एक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने को बाध्य है, किस मामले में, तो सभी मामले में। ठीक है, सभी मामले, चाहे आपके किसी को पकड़ना हो भागने से रोकने के लिए, शांति भंग के निपटारे के लिए, और लोक संपत्ति को क्षति से निवारित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा बताती है कि जनता को अपराधों की जानकारी पुलिस अधिकारी को दिए जाने का प्रावधान करता है। कौन सी धारा प्रावधान करता है, आपका धारा 33। ठीक है, धारा 33। नेक्स्ट है, बीएनएसएस के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किए जाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने के आशय से अवगत प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को तुरंत सूचना देने के लिए क्या है, बाध्य है ना। कौन सी धारा के तहत, तो सभी। ठीक है, सभी के तहत, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बीएनएसएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा किसी ग्राम के मामले के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने के कर्तव्य के बारे में बताती है। कौन सी धारा बताती है, सेक्शन 34 बताती है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेक्शन 34 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 के अनुसार उद्घोषित अपराधी पद में शामिल है। कौन शामिल है, तो लिखा है आपका पहला, कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को किसी कार्य के संबंध में अपराधी घोषित किया गया है, जो यदि उन क्षेत्रों में किया जाता तो जिन पर इस संहिता का विस्तार है, तो वह किसी के दंड के तहत दंडनीय अपराध होगा। बीएनएसएस की धारा 23 के तहत 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध, है ना। तो यही सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए ही अपना सही है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कब देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और ये अपना चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आज का एमसीक्यू वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए वीडियो का, सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू के।